नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पूरी तरीके से पढ़ लिया। आप सभी ने एनसीईआरटी के प्रश्नों के उत्तर भी देख लिए, आपने टेस्ट भी दे दिया। अब आते हैं हम अध्याय 3 जो कि है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मानव जनन, इस अध्याय में आपको क्या बताया जाएगा? इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कैसे उनमें शिशु का जन्म होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस अध्याय में बताई जाएंगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो आप सब जानते ही इसका आंसर क्या होगा। मनुष्यों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मानव में किस प्रकार का जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और आपको पता है कि लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, नर और मादा। याद रखेंगे कि मनुष्य में नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। नर प्राणी अलग, मादा प्राणी अलग होते हैं। यानी मनुष्य क्या होते हैं? मनुष्य एक लिंगी प्राणी होते हैं। मनुष्य क्या है? एक लिंगी प्राणी। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी यानी एक प्राणी में सिर्फ एक लिंग पाया जाएगा। जैसे हम नर हैं तो हमारे अंदर नर जननांग पाए जाएंगे और मादा में मादा जननांग। तो जब कोई भी जीव में नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम एक लिंगी प्राणी कहते हैं। तो मनुष्यों में भी नर प्राणी अलग होता है, मादा प्राणी अलग होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यहाँ पर सही तरीके से अगर देखा जाए तो एक लिंगी मतलब होता है लैंगिक अंग। कौन कौन से लैंगिक अंग? जननांग, जिसे हम कहते हैं। जननांग मतलब वे अंग जो जनन में सहायक होते हैं। तो नर जननांग और मादा जननांग जब पृथक पृथक प्राणी में पाए जाएं तब वहाँ पर हम क्या कहेंगे? एक लिंगी प्राणी। नर में क्या पाया जाता है? नर जननांग। मादा में क्या पाया जाता है? मादा जननांग। जननांग का मतलब क्या होता है? वे अंग जो जनन में सहायता करते हैं, ऐसे अंग जो जनन में सहायता करते हैं, जननांग। नर प्राणी क्या होते हैं? पुरुष यानी मेल। मादा प्राणी क्या होते हैं? स्त्री यानी फीमेल। और आपको ये भी पता है कि लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनक होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और इसमें युग्मक बनता है। नर में नर जननांगों में क्या बनेगा? नर युग्मक। मादा में क्या बनेगा? मादा युग्मक। यहाँ पर नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। मनुष्य में नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। मनुष्य में मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ये सब बातें याद करते चलेंगे। ओवम, इंग्लिश में ओवम, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। ठीक है, तो मानव लैंगिक प्रजनन करने वाला प्राणी है, वह एक लिंगी प्राणी है। यानी इसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। नर में नर जननांग, मादा में मादा जननांग। नर जिसे हम पुरुष यानी मेल भी कहते हैं, मादा जिन्हें स्त्री या फीमेल भी कहते हैं। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम पहले ये देखें कि जो मनुष्य में लैंगिक जनन, आपको बताया कि किसी भी लैंगिक जनन को हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। मनुष्य में भी ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल ये तय कर सकते हैं कि निषेचन पूर्व घटना भी होगी, निषेचन भी होगा, निषेचन पश्च घटना भी होगी। अब चाहे इसको अवस्थाओं में डिवाइड करके पढ़िए या ना करिए। पौधे वाले में तो आपने डिवाइड करके पढ़ा, आसान हो गया। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सीक्वेंशियल याद करना है। देखिए, जब सीक्वेंस मिल जाता है किसी चीज़ का तो याद करने में आसानी होती है। यहाँ पर भी जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में निषेचन से पहले जो घटना होती है वो निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत आएगा, फिर निषेचन होगा, फिर निषेचन पश्च घटना होगा। यहाँ पर भी निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन होगा, जैसे पौधे में होता था, और युग्मक स्थानांतरण भी होगा। फिर निषेचन होगा और निषेचन के बाद निषेचन पश्च घटना होगी। तो यहाँ पर भी मनुष्य में भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत यहाँ क्या होगा? युग्मक जनन होगा, यानी गैमीटोजेनेसिस। और आपको पता है
युग्मक जनन के दौरान क्या बनता है? युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा प्रक्रिया आता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, फिर होता है निषेचन, फिर होता है भ्रूण का निर्माण और भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन में कुछ समय के लिए गर्भावधि होती है, यानी जेस्टेशन पीरियड, और फिर प्रसव यानी पार्चुरेशन, संतान का जन्म होता है। इतनी घटनाएं आती हैं मानव में लैंगिक जनन के अंतर्गत। मनुष्य में लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या क्या आता है? युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि और प्रसव। इन्हीं को हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पहले बता देंगे। सारा चैप्टर हम इसी पार्ट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, बहुत डिटेल आपको पढ़ना है। यहाँ पर बस हम अंत तक बताएंगे कि आखिरी तक में कैसे संतान उत्पन्न होता है, सीक्वेंशियल, फिर आगे आपको डिटेल बताया जाएगा। चलिए, आपने इतना जाना कि मानव एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर अलग और मादा अलग होती है। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सब कुछ टर्म याद करते चलेंगे। शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन यानी oogenesis। जब आप टर्म्स को याद कर लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं लगता। प्रॉब्लम सिर्फ टर्म्स करते हैं, शब्द करते हैं, ये जो शब्द हैं यही सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि क्या होते हैं। तो जब याद हो जाएगा तो फिर सारे टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएगा। याद करते चलेंगे कि नर में नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन। नर में नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। मादा में मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन यानी oogenesis। अब यहाँ पर भी कोई एक का स्थानांतरण होता है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलना है और ये दोनों अलग अलग प्राणी में हैं, तो इनको आपस में मिलना है, तो मेटिंग होता है नर और मादा का, और उस दौरान नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है स्त्री जनन पथ के माध्यम से। स्त्री जनन पथ के माध्यम से, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है स्त्री जनन पथ के माध्यम से। ये सब अभी आप सिर्फ थोड़ा सा याद करते चलेंगे, सब कुछ बताएंगे एकदम डिटेल कि क्या होता है स्त्री जनन पथ, कहाँ बनता है मादा युग्मक, ये सब डिटेल बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ समझते चलें कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे, क्योंकि नर प्राणी में अलग होते हैं, मादा प्राणी अलग होते हैं, तो इनको आपस में मिलना है, तो क्या होगा? नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएंगे, स्त्री जनन पथ के माध्यम से ये पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नर युग्मक का यानी शुक्राणु का स्त्री जनन पथ में पहुंचना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। स्त्री जनन पथ के माध्यम से ये मादा युग्मक के पास पहुंचता है और फिर नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन, और उससे बनता है युग्मनज, जाइगोट। ऐसे ही तो पौधों में होता था, लेकिन पौधों में जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता था तो वो क्या कहलाता था? परागण क्रिया कहलाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहलाएगा? वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। शब्द को याद करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे शब्द, जितने भी आपको बताए जाएंगे वो 1, 2, 3 और 4 चैप्टर में खूब आएंगे और फिर 5वें चैप्टर में भी आएगा। तो नर युग्मक स्त्री जनन पथ में पहुंचता है, इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं, और फिर नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और उससे क्या बनता है? युग्मनज। अब आपको ये भी पता है कि युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है? हमेशा याद रखेंगे, युग्मक निर्माण के समय चाहे वो पौधे हों, चाहे कोई जंतु हो, कोई भी हो,
युग्मक निर्माण के समय हमेशा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन होने पर अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं टोटल? 46। लेकिन इनका जब युग्मक बनता है तो गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, यानी 23। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो यही n+n, n किसका? नर युग्मक का, ये वाला n, ठीक है, बराबर क्या आएगा? 23 + 23 बराबर 46, यानी 2n द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगुणित अवस्था, यानी डिप्लॉयड। ये क्या है? हैप्लॉयड है, अगुणित। जब गुणसूत्र की संख्या आधी हो तब अगुणित, ठीक है, और जब पूरी हो तब क्या कहलाता है? द्विगुणित। तो युग्मक निर्माण के समय हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने पर युग्मक बनते हैं, युग्मक आपस में मिलते हैं निषेचन की प्रक्रिया द्वारा, इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन हो गया। अब ये जो युग्मनज है ये विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। यहाँ पर हम ब्लास्टोसिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं भ्रूण के लिए, भ्रूण को ही कह सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट फिर मादा के गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, गर्भाशय में चिपक जाता है। इसे क्या कहते हैं? अंतररोपण कहते हैं। अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन। और फिर भ्रूणीय परिवर्धन शुरू होता है, गर्भावधि शुरू होती है, यानी 9 महीने का समय क्या कहलाता है? गर्भावधि, यानी जेस्टेशन पीरियड। और फिर प्रसव होता है, यानी इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी? प्रसव, यानी पार्चुरेशन। प्रसव का मतलब होता है शिशु का जन्म। बस यही आपको पूरा संपूर्ण प्रक्रिया पढ़ना है इस अध्याय में। तो ये एक समरी के रूप से, जब तक आप चीज़ों को डिटेल ऐसे समझ नहीं लेंगे कि क्या क्या होता है, फिर आपकी इच्छा जगेगी पूरी उसकी डिटेल पढ़ने की, विस्तृत रूप से पढ़ने की। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को विस्तृत रूप से बताया जाएगा। कौन कौन से अंग होते हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, कौन किस में क्या चीज़ का निर्माण होता है, किस अंग का क्या कार्य होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो एक समरी के रूप में आपने ये जाना कि मानव जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। फिर से मैं बताता हूँ, मानव एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है, यानी नर अलग और मादा अलग होते हैं। और नर में नर जननांग, जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मनुष्य में अंडाणु, ओवम। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन या ऊजेनेसिस कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है, इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन कहते हैं। इनके मिलने से निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है और युग्मनज बनता है। अगुणित युग्मकों से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मनज है वो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट मादा गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, रोपित हो जाता है, और फिर 9 महीने का समय गर्भावधि चलता रहता है, और उसके बाद प्रसव यानी पार्चुरेशन के माध्यम से नए शिशु का जन्म होता है। यही है मानव में लैंगिक जनन। अब एक पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि मनुष्य में शिशु का जन्म होता है, अंडा नहीं देता, तो मनुष्य में शिशु का जन्म होता है। और आपको पता है कि किसी संतान की उत्पत्ति यानी शिशु के जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जरायुज या सजीव प्रजक प्राणी। ऐसे प्राणी जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जरायुज या सजीव प्रजक, यानी विविपैरस एनिमल। विविपैरस एनिमल। वे प्राणी जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंड प्रजक प्राणी, यानी ओविपैरस, जैसे पक्षी, सांप वगैरह। यहाँ पर ऐसे प्राणी जो शिशु या संतान को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जरायुज या सजीव प्रजक प्राणी, विविपैरस एनिमल। याद हो गया?
अब आइए इसको हम डिटेल में आपको मादा जननांग के अंतर्गत बताते हैं। जब तक प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही तरीके से पढ़ोगे नहीं। देखिए, मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है, उसमें नर और मादा अलग प्राणी में होते हैं, ये तो ठीक है। साथ ही साथ मानव में लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। अब ये क्या होता है लैंगिक द्विरूपता? लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो मानव बताया ना, नर और मादा प्राणी अलग होते हैं और इसमें लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि आप बाहर से ही देख के कह सकते हो कि कौन नर है कौन मादा है। आप अगर अन्य किसी जंतु को ले लें, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सभी को अगर आप बाह्य रूप से देखें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन है नर है कौन मादा, क्योंकि उनका शकल एक जैसा होता है, शरीर की बनावट एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत अंतर दिखता है, लेकिन आप कंप्लीटली देख के, दूर से देख के नहीं बता सकते कौन सा नर है कौन सा मादा। लेकिन मनुष्य में आप देख के बता सकते हो कौन नर है कौन मादा, यानी कौन पुरुष है कौन स्त्री। अब कुछ पुरुष अगर बाल बड़े रख लेते हैं तो पीछे से वो मादा लगने लगते हैं, तो वहाँ पर वो केस अलग है। तो सही तरीके से अगर आप देखें तो मनुष्य में दूर से देखने पर ही उनकी बाह्य आकृति के अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि कौन नर है कौन मादा। इसी को कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, यानी नर अलग दिखते हैं मादा अलग दिखते हैं। अब क्या क्या ऐसा लक्षण है जिनकी वजह से ये दोनों अलग होते हैं? तो पुरुषों में दाढ़ी मूंछ होते हैं, स्त्रियों में नहीं होते। स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, अत्यधिक विकसित होते हैं, लेकिन पुरुष में अल्प विकसित होते हैं स्तन ग्रंथियाँ पुरुषों में भी, लेकिन उनमें अल्प विकसित होते हैं और अक्रिय होते हैं, कोई कार्य नहीं होता। साथ ही पुरुषों की आवाज़ भारी होती है, महिलाओं की आवाज़ पतली और सुरीली होती है। तो ये सब अंतर है जिससे आप नर को और मादा को पृथक कर सकते हो। इसी को कहते हैं लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लेकिन अन्य जंतुओं में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं होता। अब बड़ा मुश्किल होता है किसी नर को पहचानना, मादा को पहचानना, लेकिन ये मनुष्य में एकदम स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि कौन से नर है कौन से मादा है, आप देख के बता सकते हैं। तो इसी को कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। और यहाँ पर लैंगिक अंग की संरचना में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। हम यहाँ पर बनाते हैं मादा लैंगिक अंग कंप्लीट। अभी जो आपको प्रक्रिया बताए हैं वही आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से बताई जाएगी और फिर आपको डिटेल एक एक चीज़ बताया और लिखवाया जाएगा। चूँकि ज़्यादातर घटनाएं मादा के शरीर में होती है, इसलिए हम यहाँ पर मादा जननांग को बनाए हैं। मादा के जननांग में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है, ये है अंडाशय यानी ओवरी, ये है अंडाशय यानी ओवरी। दोनों साइड होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। ये लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ये आप जो संरचना देखते हैं ये कहलाता है गर्भाशय यानी यूटेरस। नाम याद करते चलेंगे। यूटेरस को वोम्ब भी कहते हैं, बच्चादानी। और ये जो नलिका होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट है ये कहलाती है फैलोपियन नलिका। ठीक है, ये भी है और ये भी है। क्या है? ये भी फैलोपियन नलिका है। लेफ्ट और राइट दो पाई जाती हैं। फैलोपियन नलिका ये कहिए या अंडवाहिनी कहिए या डिम्ब वाहिनी कहिए, इसके भी कई नाम हैं, तो नाम सारे याद होने चाहिए।
होता क्या है, अंडाशय में बनता है मादा युग्मक, अंडाशय में बनता है मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु कहते हैं। ठीक, ये मादा जननांग है। नर में क्या बनता है, शुक्राणु। और कहीं ना कहीं आपने संरचना देखा ही होगा, हाई स्कूल में पढ़े होंगे शुक्राणु की संरचना। इसमें एक टेल होती है, हेड होता है, नेक होता है। तो होता क्या है, मैथुन के समय यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स शुक्राणु गर्भाशय से होता हुआ इस जगह पर पहुंचता है और एक बार में बहुत सारे कई मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक दिखा रहे हैं, एक शुक्राणु आया। वैसे तो बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं लेकिन सिर्फ एक अंडाणु से एक ही शुक्राणु निषेचन करता है। ये अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका के माध्यम से होते हुए कहाँ पहुँचती है, इस स्थान पर। अंडाणु पहुँच गया, शुक्राणु पहुँच गया, यानी मादा युग्मक पहुँच गया और नर युग्मक पहुँच गया। ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और इससे बनता है एक द्विगुणित युग्मनज 2n जाइगोट। अभी जो बताया सेम प्रोसेस, ठीक है। यानी अंडाशय में अंडाणु का बनना अंड जनन और विसरण में शुक्राणु का बनना शुक्र जनन, और फिर शुक्राणु का मादा जनन पथ में आना वीरसेचन यानी इंसेमिनेशन, और फिर नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना निषेचन। अब निषेचन के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। ये विभाजित होती हैं 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और जब 64 स्टेज में आ जाता है इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये अब आकर गर्भाशय की दीवार, ये गर्भाशय की दीवार है, गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। और फिर इसका परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है। 64 से 128 कोशिकाएं बनती हैं, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड होकर इतनी सारी कोशिकाओं के समूह बनाते हैं, जिससे 3 स्तर का निर्माण होता है। और उन 3 स्तरों से एक शिशु का पूर्ण रूप से जन्म होता है कि किस प्रकार से उसके उन्हीं 3 स्तरों से जनन स्तर होते हैं, उन जनन स्तरों से उनके शरीर का विकास होता है, उनके हाथ पैर बनते हैं। ये पूरी प्रक्रिया गर्भावधि कहलाती है। इसको मत समझ लीजिए, कोई संरचना नहीं है। गर्भावधि, गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का पीरियड होता है और 9 महीने में ये पूरी तरीके से विकसित होता है और विकसित होकर एक पूर्ण संतान का रूप ले लेता है, ठीक है। और फिर प्रसव होता है, यानी प्रसव यानी पार्चुरेशन। फिर क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। 9 महीने के पश्चात शिशु का जन्म होता है, यानी शिशु बाहर आता है। बस यही प्रक्रिया कहलाती है मानव में लैंगिक जनन। इतना आपने पढ़ा कि मानव में लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। मानव एक लिंगी प्राणी होता है। मानव में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बस अब इतना पॉइंट आप पहले लिखेंगे, कोई हेडिंग नहीं डालेंगे, सीधे आप लिखेंगे कि मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। मनुष्य में नर, पुरुष तथा मादा स्त्री प्राणी हैं। पुरुषों में नर जननांग और मादा में मादा जननांग पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य एक लिंगी प्राणी यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है। फिर आगे लिखेंगे कि मनुष्य में जनन घटना के अंतर्गत युग्मक का निर्माण यानी युग्मक जनन, ऐसे लिखेंगे। मनुष्य में जनन, लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का बनना अर्थात युग्मक निर्माण। पुरुषों में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु यानी स्पर्म, इंग्लिश लिखते चलेंगे। पुरुषों में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु स्पर्म का निर्माण तथा मादा में अंडाणु अर्थात ओवम का निर्माण होता है, ठीक। यहाँ पर ये बात भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे वह नर हो चाहे मादा।
युग्मक आगुणित होते हैं क्योंकि युग्मक निर्माण के समय सदैव अर्धसूत्री विभाजन होता है। ब्रैकेट क्लोज करके दिए। उसके बाद आगे लिखेंगे युग्मक जनन के पश्चात स्त्री जनन पथ यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, ब्रैकेट में लिखेंगे इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन। आपने लिखा कि युग्मक जनन के पश्चात स्त्री जनन पथ यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में शुक्राणुओं का स्थानांतरण यानी ब्रैकेट में वीर्यसेचन अर्थात इंसेमिनेशन होता है और अंडाणु अर्थात मादा युग्मक तथा शुक्राणु का संलयन, ब्रैकेट में आंतरिक निषेचन, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, शरीर के भीतर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो लिखेंगे आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ब्रैकेट में फर्टिलाइजेशन। आपने लिखा वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन होता है तथा मादा युग्मक यानी अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन, ब्रैकेट में आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद युग्मनज से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, ब्रैकेट में लिखाएंगे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतररोपण, अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन। आपने लिखा कि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, ब्रैकेट में अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन। यानी अंतररोपण का मतलब क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। आपने लिखा कि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, ब्रैकेट में अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन। उसके तत्पश्चात भ्रूणीय परिवर्धन यानी ब्रैकेट में गर्भावधि, ब्रैकेट में 9 महीने, नहीं ऐसे नहीं, वो आप बाद में लिखेंगे, अभी आप लिखेंगे जेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड। देखा आपने कि तत्पश्चात भ्रूणीय परिवर्धन, ब्रैकेट में गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड, और इसके पश्चात शिशु का जन्म यानी प्रसव, प्रसव इसे इंग्लिश में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रसव, पार्चुरिशन की घटनाएं घटित होती हैं, बस। ठीक है, आपने लिखा कि तत्पश्चात भ्रूणीय परिवर्धन यानी गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड और उसके पश्चात शिशु का जन्म, ब्रैकेट में प्रसव यानी पार्चुरेशन की घटनाएं घटित होती हैं। फिर आप लिखेंगे कि मनुष्य शिशु को जन्म देता है, अर्थात मनुष्य जरायुज या सजीव प्रजक, सजीव प्रजक प्राणी यानी विविपैरस एनिमल है। ठीक है, बस। अब आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग ना डाल के ऐसे ही सीधे लिखें कि मनुष्य, अगली लाइन से लिखेंगे मनुष्य एक लिंगी प्राणी है और इसमें लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म स्पष्ट होता है। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि नर में यानी पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना। दूसरा पॉइंट, मादाओं में स्तन ग्रंथियों का विकसित होना और नर में अल्प विकसित होना। दूसरा, स्त्रियों में आवाज़ का हल्का होना या पतला होना और सुरीला होना। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि पुरुषों में आवाज़ का भारी होना। नेक्स्ट, स्त्रियों के शरीर पर बाल का कम होना। बस इतने अंतर हैं जो लैंगिक द्विरूपता में दिखाई देते हैं नर और पुरुष में, जो इनको भिन्न बनाता है। नर प्राणी अलग और मादा प्राणी अलग बनाता है। बस अब आते हैं, हम पढ़ेंगे
जननांग क्या होते हैं और फिर हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये सब चीज़ें तो आपको पता चल गई कि किस प्रकार से मनुष्य में जनन की प्रक्रिया होती है, संतान उत्पन्न होता है। अब हमको डिटेल पढ़ना है कैसे कैसे कौन कौन से अंग जनन में सहायक होते हैं, किस अंग का क्या कार्य होता है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि वे कौन कौन से अंग हैं नर में और मादा में जो जनन में सहायक होते हैं, यानी हम जननांग के बारे में पढ़ेंगे। फिर उन जनन अंगों का कार्य पढ़ेंगे, उनकी संरचना देखेंगे कि किस प्रकार से वे अंग दिखते हैं, क्या क्या चीज़ें उन अंगों में पाई जाती हैं। फिर हम प्रक्रिया पढ़ेंगे कि कैसे उनमें शुक्राणु का निर्माण होता है, कैसे मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। फिर देखेंगे कि कैसे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से अंग हैं जो जनन में सहायक होते हैं, यानी हम पढ़ेंगे जननांगों को। जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जननांग क्या होते हैं? वे अंग जो जनन के लिए आवश्यक व सहायक होते हैं। वे अंग जो जनन में आवश्यक व सहायक होते हैं। जननांग कहलाते हैं। ठीक है, याद करिए, जननांग क्या होते हैं? वे अंग जो जनन में आवश्यक एवं सहायक होते हैं। जनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? इससे हमें पढ़ने में आसानी हो। तो पहला आता है प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं। और दूसरा सहायक या नहीं, द्वितीयक ऐसे कहेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक हम कहेंगे, प्राथमिक व द्वितीयक। ये द्वितीयक या अब हम इसे कह सकते हैं सहायक, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। याद करिए, जनन अंग क्या होते हैं? वे अंग जो जनन के में आवश्यक और सहायक होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से अंग होते हैं? इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों यानी गैमीट्स का निर्माण होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। याद करिए तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इन्हें हम एक और नाम से पुकारते हैं, इन्हें जनद यानी गोनाड्स भी कहते हैं। गोनाड्स भी कहते हैं। अब नर में कौन होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और मादा में कौन होते हैं? तो नर में वृषण होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, टेस्टिस। एक जोड़ी पाया जाता है, एक जोड़ी, पेयर में एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय, लेफ्ट एंड राइट साइड में, ओवरी। ठीक है, याद करिए।
प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण हो। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जनन के लिए, युग्मक। इसी नाते हम इसको प्राइमरी कहते हैं कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, युग्मक का निर्माण करने वाले अंगों के बिना काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए हम इसको प्राइमरी कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को तो प्राइमरी कहते हैं। प्राथमिकता दी जाती है किसको? जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक जनन के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना जनन ही नहीं होगा। तो वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इन्हें हम जनन यानी गोनाड्स भी कहते हैं। पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं? एक जोड़ी वृषण, मादा में एक जोड़ी अंडाशय, बस यही दो हैं और कोई नहीं है। पुरुष में सिर्फ एक प्राथमिक लैंगिक अंग है, सिर्फ एक प्राथमिक लैंगिक अंग, कौन सा है? एक जोड़ी वृषण। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग सिर्फ एक, कौन है? अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय। क्लियर? वृषण में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, या शुक्र जनन भी कह सकते हैं इसको। शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, जिससे क्या बनता है? नर युग्मक, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, नर के वृषण यानी टेस्टिस में। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया होती है, यानी oogenesis की प्रक्रिया होती है, और इस दौरान क्या बनता है? अंडाणु यानी मादा युग्मक, ओवम। अब आपसे कोई पूछे कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है मनुष्य में, तो मादा युग्मक का निर्माण, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। क्लियर? याद हो गया होगा कि लैंगिक जननांग क्या होते हैं? वे अंग जो जनन में सहायक और आवश्यक होते हैं। जननांग दो भागों में बांटे गए हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इन्हें हम जनन यानी गोनाड्स भी कहते हैं। नर में वृषण, मादा में अंडाशय। अब जो अंग बचे जो मनुष्य में जनन में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग। समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ और बातें हम याद करेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंगों की कार्य का नियमन कौन करता है, यानी जननों के कार्य का नियमन कौन करता है, यानी वृषण का कार्य क्या है, कैसे करना है, उसको प्रेरित कौन करता है। अंडाशय के कार्य को प्रेरित कौन करता है। आपको पता है कि हर कार्य को करने के लिए, किसी भी अंग के कार्य को प्रेरित करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में तरल के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन समस्त लगभग क्रियाओं का नियमन करते हैं। कौन सी क्रिया होनी है, हमें सोना है, हमें जगना है, ये सब हार्मोन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर वृषण में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को भी हार्मोन कंट्रोल करता है। अंडाशय में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को भी हार्मोन कंट्रोल करता है। तो हार्मोन हर जगह हर कार्य को नियमन करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जननों के कार्यों, जनक कौन है? वृषण क्या कहलाएंगे? जनक कहलाएंगे। अंडाशय कौन है? जनक कहलाएंगे, क्योंकि इनमें युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक का निर्माण जिसमें होता है उन्हें हम जनद या प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो जनद शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर नहीं आएगा, यहीं पर आया है, एक अकेला बार आता है यहाँ पर। तो जनद को एकदम याद कर लीजिए। तो जनदों की क्रिया को हम सीधे कह सकते हैं कि जनदों के कार्यों का नियमन कौन करता है? कार्यों का नियमन, जनदों के कार्यों का नियमन अग्र पीयूष ग्रंथि, ये अभी आप पढ़े नहीं हो, नहीं, हाँ पढ़े हो 11th में। अग्र पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित एक हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन द्वारा होता है। बात समझ में आई? जननों के कार्यों का नियमन कौन करता है? जननों के कार्यों का नियमन अग्र पीयूष ग्रंथि, कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में। अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन द्वारा होता है। यानी वृषण के कार्यों का नियमन कौन करता है? गोनेडोट्रोपिन। अंडाशय के कार्यों का नियमन कौन करता है? गोनेडोट्रोपिन। यहाँ पर एक शब्द में कह दिया गया कि जननों के कार्यों, जनद कौन है भाई? जनद तो यही है ना, वृषण है, अंडाशय है, यही दो तो जनद हैं। वृषण और अंडाशय ही तो क्या है? जनद हैं।
तो अब चाहे जनन कहिए चाहे एक एक को कहिए कि अंडाशय के कार्यों का नियमन कौन करता है, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन गोनाडोट्रोपिन। या सीधे कहिए कि जनन के कार्यों का नियमन कौन करता है, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनाडोट्रोपिन। क्लियर। अब देखिए वृषण और अंडाशय इनसे भी हार्मोन निकलते हैं। वृषण और अंडाशय इनसे भी हार्मोन निकलते हैं। वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, एक प्रकार का एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। इसे हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, चलो टेस्टोस्टेरोन, या इसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन। ठीक है। अंडाशय से स्रावित होता है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। इनके कार्यों का नियमन करता है गोनाडोट्रोपिन, लेकिन ये खुद भी हार्मोन रिलीज करती हैं। किस लिए रिलीज करती हैं, ध्यान से समझिएगा। वृषण टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है, जिससे उस व्यक्ति में, उस प्राणी में नर के लक्षण विकसित हों, दाढ़ी मूंछ आ जाए, शरीर थोड़ा सुडौल हो, विकसित हो, नर के जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं वो उनमें विकसित हो, उसे हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण या वाह्य लक्षण। तो यहाँ पर वृषण से स्रावित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में वाह्य या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। मादा में वही कार्य एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। मादा में देखिए निकलते दोनों हैं, मादा के अंडाशय से ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों निकलता है। लेकिन होता क्या है कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन को समाप्त कर देता है और मादा में एस्ट्रोजन इसको समाप्त कर देता है। ठीक है, समझ में आया। वृषण में भी टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है। तो जो पुरुष होते हैं तो पुरुष में ये काम आएगा, इसलिए वहाँ पर एस्ट्रोजन निष्क्रिय हो जाता है। मादा में भी टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है, लेकिन मादा में टेस्टोस्टेरोन का कोई काम नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो निष्क्रिय हो जाता है, सिर्फ एस्ट्रोजन कार्य करता है। यानी अंडाशय से निकला जो एस्ट्रोजन है वो मादाओं में उसके वाह्य और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। स्तन ग्रंथियों का विकास होना, शरीर पर बाल कम होना, आवाज़ का हल्का होना, ये सारी चीज़ों का विकास एस्ट्रोजन करता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि नर लिंग हार्मोन कौन है और मादा लिंग हार्मोन कौन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो एंड्रोजन यहाँ पर नर लिंग हार्मोन कहलाता है, नर लिंग हार्मोन। और एस्ट्रोजन क्या है, मादा लिंग हार्मोन। याद कर लीजिए तुरंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर लिंग हार्मोन कौन है, चाहे एंड्रोजन कहिए चाहे एस्ट्रोजन कहिए, दोनों बात एक है। टेस्टोस्टेरोन इज ए टाइप ऑफ एंड्रोजन, तो यहाँ पर हम एंड्रोजन भी कह सकते हैं। तो नर लिंग हार्मोन कौन होता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। मादा लिंग हार्मोन कौन होता है, एस्ट्रोजन। और ये दोनों के दोनों, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये दोनों के दोनों जो हार्मोन का किस प्रकृति के होते हैं, तो स्टेरॉयडल होते हैं, यानी ये स्टेरॉयड होते हैं, ये स्टेरॉयड होते हैं। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया, स्टेरॉयड। नर लिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्टेरॉयड होते हैं। ठीक है, बस इतनी बातें आपको बता दी गई प्राथमिक लैंगिक अंगों के बारे में। ये जो भी बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बताया जाएगा। यहाँ पर कुछ फालतू चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, जो किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं वो सब आपको नहीं पढ़ना है इतना डिटेल। जो एनसीईआरटी में दी गई, जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को हम बताएंगे और वे हर जगह यूज आएंगे आपको। हम लोगों की इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है कि हम लोगों को पता होता है कौन से क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो अगर साइड बुक को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो सब बकवास है, कभी यूज़ नहीं आएगा आपकी लाइफ में, और कभी एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी मेन है, वहाँ से पूछे जाते हैं, और उनसे थोड़ा सा बढ़कर मैं यहाँ पर बताता हूँ। एनसीईआरटी में जो है उससे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ। ठीक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार। अब आता है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। तो वे अंग जिनमें युग्मक का निर्माण ना हो लेकिन लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। यानी द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग क्या होते हैं, ऐसे अंगों में, या कह सकते हैं कि द्वितीयक, ऐसे कहें, इन अंगों में युग्मक का निर्माण तो नहीं होता, युग्मक का
निर्माण तो नहीं होता, परंतु जनन में सहायक होते हैं। जनन में सहायक होते हैं। अब देखें कि कौन कौन से द्वितीयक अंग हैं नर में, कौन कौन से पुरुष में। पाइए, नर में हम देखेंगे कौन कौन से द्वितीयक अंग हैं और कौन कौन से मादा में। तो नर में द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में पाया जाता है वृषण जालक। वृषण जालक यानी रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस। दूसरा शुक्र वाहिका यानी वासा इफरेंसिया, या इसे वास इफरेंस भी कहते हैं। तीसरा अधिवृषण यानी इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस या डिडाइमिस कहते हैं, इपिडिडाइमिस। दूसरा शुक्र वाहिनी यानी वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया। पांचवा शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल। उसके बाद मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। और भी आते हैं तो आगे आपको बताए जाएंगे। एक लास्ट आप याद कर लीजिए, शिश्न यानी पेनिस। ये सब क्या है, द्वितीयक अंग हैं जो जनन में सहायक होते हैं। इसी तरीके से मादा में भी पाए जाते हैं, जैसे फैलोपियन नलिका हो गया। फैलोपियन नलिका क्या है, द्वितीयक अंग है। दूसरा गर्भाशय, गर्भाशय क्या है, द्वितीयक अंग है। तीसरा योनि क्या है, द्वितीयक अंग है। बस, तो ये था जननांगों के बारे में कि कौन कौन से जननांग होते हैं नर में, कौन कौन से पुरुष में। जननांगों वे अंग जिनमें जो जनन में सहायक या आवश्यक होते हैं जननांग कहलाते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, नर में वृषण और मादा में अंडाशय। द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग जिनमें युग्मक का निर्माण तो नहीं होता लेकिन लैंगिक जनन में बहुत सहायक होते हैं। उनके लिस्ट दिए गए हैं। आपने लिखा यहाँ तक लिखा आपने मनुष्य एक लिंगी प्राणी है और उसमें लैंगिक द्विरूपता के बारे में लिखा। अब आप हेडिंग डालेंगे जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लिखेंगे वे अंग जो जनन में आवश्यक व सहायक होते हैं जननांग कहलाते हैं। जनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। डैश करके पहला पॉइंट लिख, पहला हेडिंग डालेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। लिखेंगे वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इन्हें जनद या गोनाड्स भी कहते हैं। लिखेंगे नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस पाया जाता है, जिसमें शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर आगे लिखेंगे मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरी पाया जाता है, जिसमें अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है। फिर आप लिखेंगे जनदों के कार्यों का नियमन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनाडोट्रोपिन हार्मोन द्वारा होता है। फिर आप आगे लिखेंगे कि नर के वृषण से टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, जो उनमें वाह्य व द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास व नियमन करते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि मादा के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है या स्राव होता है, जो मादा में वाह्य व द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का तथा आर्तव चक्र यानी मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल सब बताया जाएगा कि आगे क्या होता है। अभी आप लिख लीजिए आर्तव चक्र या मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि नरलिंग हार्मोन, ऐसे लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन अर्थात एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन तथा एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन कहलाते हैं। फिर आगे लिखेंगे एंड्रोजन व एस्ट्रोजन दोनों स्टेरॉइड होते हैं।
ठीक है, स्टेरॉइड होते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है? स्टेरॉइडल। बस अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दूसरा, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग, सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। इसमें लिखेंगे इन अंगों में युग्मकों का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन जनन में सहायक होते हैं। नर में द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में वृषण जालक यानी रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका यानी वासा डिफरेंसिया, अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंसिया, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, सिस्न पेनिस आदि पाए जाते हैं। मादा में द्वितीयक लैंगिक अंगों के रूप में फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि आदि पाए जाते हैं। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। आपने जाना मनुष्य में किस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, और जननांगों के बारे में जाना, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में जाना, मनुष्य में द्विरूपता, इनके बारे में आपने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंगों की संरचना कैसे होती है। हम नर में पढ़ेंगे वृषण की संरचना कैसी होती है, नर में वृषण जालक वासा। पहले हम नर के सभी अंगों को पढ़ेंगे, संरचना देखेंगे, फिर हम मादा के सभी अंगों को पढ़ेंगे, संरचना देखेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे नर के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि मादा में कैसे अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाशय में, और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। बस भाग 1 का टॉपिक इतना ही, और कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है या द्विलिंगी? इसका आंसर आप दें। दूसरा क्वेश्चन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक को मनुष्य में क्या कहा जाता है और मादा युग्मक को मनुष्य में क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड क्या होती है और मनुष्य में इसका कितना काल होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव प्रक्रिया यानी पार्चुरेशन प्रक्रिया क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? मनुष्य में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से और मादा में कौन से पाए जाते हैं? मतलब पुरुष में कौन से लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, और मादा में कौन से प्राथमिक लैंगिक अंग पाए जाते हैं? नेक्स्ट, प्राथमिक लैंगिक अंग को जनद कहा जाता है और जनदों के कार्यों का नियमन कौन करता है? नेक्स्ट, वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है और उसका क्या कार्य होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है और उसका कार्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा लिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं? फिर आप बताएंगे इन हार्मोनों की प्रकृति क्या होती है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।